के फॉर्म अभी आपके 25 मार्च से आपके ओपन हो रहे हैं फॉर्म्स, आउट हो रहे हैं। तो वो प्लीज, तो आई वाज बिजी इन दिस एडजस्टिंग पार्ट एंड नाउ आई थिंक दैट फाइन, अब सब कुछ एडजस्टेड है। अब हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके ओके, फोर्थ को साइकोलॉजी है यार। सी, बेसिकली मैं मोटा मोटा आपको बताऊं ना, ट्वेल्थ में यू हैव आईपी मैट। ट्वेल्थ में को आईपी मैट होने वाला है। एट्थ में से आपका सीयूटी स्टार्ट होने वाला है। सीयूटी की एक बहुत बड़ी विंडो होगी, मतलब ऐसा होगा कि यू नो मल्टीपल डेट्स पर एग्जाम हो गए। 28 में से स्टार्ट होके आपका व्हाट यू कॉल्ड टिल 1 जून तक एग्जाम्स होने वाले हैं, राइट? देन यस, 26 अप्रैल you have GIPMAT, right? This thing you have to remember. 5th and 11th May, you have symbiosis, right? Then इसी बीच में आपके आईपीयू के भी एग्जाम होंगे। आईपीयू यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट डेट नहीं है, उसकी डेट है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और दी फर्स्ट वीक ऑफ मे। तो आप मान के चलो यहीं आपका कहीं 26 अप्रैल से लेके इट्स टेंटेटिव टिल 8 मई के बीच में आपके आईपीयू के भी एग्जाम्स। तो आप ये मान के चलो दैट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑफ इन क्लास 12th राइट नाउ, जिनका इस साल का कॉम्पिटेटिव ईयर है, आप लोगों के पास तो अभी मानो कि टाइम बचा ही नहीं है। तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, डोंट ब्रेक द मोमेंटम। द मोमेंटम, yes, in between you will have Christ also. So I personally suggest you don't break the momentum, because अभी क्या होता है स्कूल में जब हमारे बोर्ड एग्जाम हो रहे होते हैं ना, कुछ मोमेंटम बना होता है पढ़ाई का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ब्रेक दैट। कि इरिस्पेक्टिव कि आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको पढ़ना ही है। बिकॉज आपको, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो यार आपका ये है ना कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है। तो जब तक उसके एंट्रेंस नहीं हो जाते, यू हैव टू कीप दिस मोमेंटम। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप कि यार ठीक है, वी आर ओवर विद बोर्ड्स नाउ, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो जाओ। बट गो फॉर योर ड्रीम ऑल आउट। टारगेट बना के रखो, जो भी आपने, सबके टॉप A B C टारगेट्स होंगे, तो जो भी आपके टॉप ए, टॉप बी, टॉप सी टारगेट्स हैं, एटलीस्ट जैसे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस है, बट यस, यू हैव ड्रीम्ड समथिंग, यू हैव प्लान योरसेल्फ कि हाँ, दीज आर द 2-3 एग्जाम्स आई एम गोइंग टू टारगेट। हैव दोस टारगेट वेरी क्लियर इन माइंड। I will share one, you know, document also, where you have to see that, see, competition, सारे competitions आपको देने हैं, सारे entrances आपको देने हैं। It's like a cricket match. In game of cricket, it is played between what? Such student with 70% in 10th can crack. Yes, beta, anybody can crack the examination. राइट? ऐसा कुछ परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सर इतनी परसेंट होनी चाहिए तभी हम क्रैक करेंगे। सर व्हेन विल सीयूटी सब्जेक्ट वाइज डेट शीट विल बी रिलीज? बेटा आप मान के चलो कि आपको ये अप्रैल में मिलेगी, क्योंकि देखो अभी 22 मार्च तक फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। फिर उसके बाद वी हैव करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो आएगी आपकी सीयूटी का, राइट? आफ्टर देन जब पूरा फॉर्म फिल विल हो जाएगा, तो आप मान के चलो अप्रैल में आपके पास डेट शीट आएगी सीयूटी की। और याद रखना डेट शीट भी ना मल्टीपल होती है, मतलब इट्स अप टू दी कैंडिडेट। हो सकता है आपके फ्रेंड का एग्जाम 8th को ही हो जाए, जनरल टेस्ट का, लेकिन आपका 12th को हो जाए। ठीक है? देखो इसमें एक चीज और समझना, सीयूईटी में मैक्सिमम अ चाइल्ड कैन ऑप्ट 5 सब्जेक्ट, राइट? तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। तो आपके 5 सब्जेक्ट एक ही दिन में एग्जाम नहीं होगा। These 5 सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 days, राइट? तो ऐसा हो सकता है। Yes, it is from 24 to 26.
तो आपके ये जो 5 एग्जाम होंगे ना, ये 3 दिन में डिवाइड है। हो सकता है सम ऑफ यू विल हैव 2 एग्जाम, टू एक दिन में किसी के 2 एग्जाम एक दिन में हो, नेक्स्ट सेकेंड डे में 2 एग्जाम और एक दिन में एक एग्जाम हो, या किसी का हो सकता है एक दिन में एक एग्जाम हो, एक दिन में एक एग्जाम हो, एक दिन में 3 एग्जाम हो, या किसी का हो सकता है एक दिन में 2 एग्जाम है, एक दिन में एक एग्जाम है, एक दिन में 2 एग्जाम है। देयर कैन बी अ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, बट द रूल इज that these 5 subjects will be divided into 3 days। 3 days में आपका एग्जाम होगा और एक दिन में 3 से ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकते। तो आप ये मान के चले, दिस इज अ रूल। सर इस बार ऑल पेपर्स आर ऑफ 250 मार्क्स। यस यस यस, सी मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल दोज हु आर हैविंग डाउट विद CUET, दिस इज फॉर all those student who are in class 11, class 10th and also जिनका एग्जाम है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं जरा व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये मैं आपको कंफ्यूजन बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का यही डाउट है ना कि सर एग्जाम में कट ऑफ कितनी होगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू कैन नॉट कंपेयर कट ऑफ दिस ईयर। व्हाई आई एम सेइंग सो, टिल लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट ईयर तक इन CUET आपका जो एग्जाम्स होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लास्ट ईयर और मैं बात करता हूँ इस ईयर आपको क्या चेंज मिलेगा, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओ। तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, देयर वाज इंटरनल चॉइस। तो इंटरनल चॉइस बेसिकली क्या थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के एग्जाम्पल से लेते हैं, स्टूडेंट के पास 50 क्वेश्चंस आते थे, 50 में से 40 करने होते थे और टाइम मिलता था 45 मिनट। दिस वाज लास्ट ईयर। पर अब क्या होगा, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, there will be what, there will be 50 questions and 60 minutes। that means there will be no internal choice, right? यहां पर कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। प्लस 5 marks for the every right and there is -1 for negative। +5 -1 का कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये समझना है कि अब जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं ना आपके, मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं 50 इंटू 5, दैट इज 250। पहले मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले थे, लास्ट ईयर तक क्या होता था पर सब्जेक्ट, जैसे 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं तो 40 इंटू 5, तो 200 मैक्सिमम मार्क्स होते थे पर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अब 250 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर तक जो कट ऑफ्स होती थी, जनरली मैं अगर बताऊं तो 4 सब्जेक्ट्स की हम काउंट करते थे, तो 800 में से आपका टोटल आता था। लास्ट ईयर तक के आप रिजल्ट देखोगे तो 800 में से यू विल फाइंड टोटल। बट फ्रॉम दिस ईयर, दिस इज फ्रॉम, जो रॉ स्कोर आएगा वो कब से आएगा, वो आएगा 1000 मार्क्स में से, क्योंकि 250 का एक सब्जेक्ट है ना। तो 250 के 4 सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं, लेट से एक बच्चा है उसने इंग्लिश लिया 250, उसने लेट से इको लिया, उसने लेट से मैथ्स लिया, उसने लेट से अकाउंट्स लिया और उसने GAT लिया। ये कॉम्बिनेशंस लेने वाले हो आप, ठीक है। किसी ने लिया तो 250 250 250 250, तो अब आपके कितने हो गए, यू अब हो गए 1250 मैक्सिमम। तो पुरानी कट ऑफ के कंपैरिजन में अब आपका ओवरऑल वही ज्यादा हो गया। तो प्लीज डोंट कंपेयर विद दिस की लास्ट ईयर ना सर 750 पे सिलेक्शन हो गया था, इस बार भी 750 पे हो जाएगा। तो आंसर इज नो, देयर इज चेंज। लेकिन आप हाँ परसेंटेज निकाल सकते हो, साई कह रहा है सर 97% अराउंड गई थी कट ऑफ, बिल्कुल सही बात है ना। इतना आप देख सकते हो। सर इज देयर
time gap between two papers. Yes, Sachi, there will be a time gap. Sir, in BCom honors, maths is compulsory. Diksha, no, maths is not compulsory for BCom honors. For BCom honors के लिए there are two ways, either language plus maths plus two domain. Second combination is language, that is English, accounts plus two domain. तो या तो मैथ्स हो या अकाउंट हो, आपका काम हो जाएगा. सर हाउ मच? सर बीकॉम ऑनर्स, हाँ ठीक है ना सर. यस यस. तो दीज आर द थिंग्स प्लीज कीप इन माइंड. और जो मैंने आपको बताया है दैट प्लान अकॉर्डिंग टू दिस. आपके 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम कोई स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है इस बार. तो 5 सब्जेक्ट्स आपके जो आप ऑप्ट करोगे, 5 सब्जेक्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम आपके 3 डेज के अंदर डिवाइडेड है. 3 डेज के अंदर डिवाइडेड है. अब वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा दिन कौन सा एग्जाम होगा. 1 डे में, रूल बता रहा हूं, 1 डे में मैक्सिमम आपके 3 टेस्ट हो सकते हैं. तो या तो एक कॉम्बिनेशन ही होगा, एक दिन में 3 हो गए, एक दिन में 1 हो गया, एक दिन में 1 हो गया, या हो सकता है एक दिन में 2 हो गए, एक दिन में 2 हो गए, एक दिन में 1 हो गया. मतलब देयर कैन बी मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस. लेकिन रूल बोलता है कि एक दिन में 3 से ज्यादा नहीं होंगे. और पूरा आपका जो जितने भी आप 5 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, वो उसका टेस्ट आपका 3 डेज के अंदर हो जाएगा. So that's why I'm saying the date sheet will be kind of different for every individual. जरूरी नहीं है जिस दिन मेरा मैथ्स का एग्जाम है उस दिन आपका भी हो, राइट? वो सबकी अलग अलग आएगी डेट शीट. ठीक है सर. हाउ मच स्कोर वन शुड टू गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी? जो होगा, देखो जितना भी कॉम्पिटिशंस आप लिखते हो ना, कंपटीशन में एक सिंपल है, याद रखना रूल. एक रियल फंडा ये होता है, इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट और आई कैन से यू आर अनरिजर्व कैंडिडेट, प्लीज मेक श्योर आप 80% प्लस करके आओ. 80% प्लस करके आओगे, यू विल लैंड अप इन अ डिसेंट कॉलेज. तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 80% प्लस करके आओ. सर सीयूटी में करेक्शन विंडो की डेट क्या है? माधव, सीयूटी में करेक्शन विंडो की डेट 24 से ओपन होगी. मतलब 22 तक तो आप एक अभी फॉर्म फिल करना, उसके बाद आपकी ओपन हो जाएगी. सर इंग्लिश ऑनर्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हाउ मच परसेंटेज टारगेट? सेम, सब में आपको याद रखना है दैट अच्छा कॉलेज अगर आप टारगेट करना चाहते हो अनरिजर्व, बी एट 80%. ठीक है. कैटेगरी 1 यहाँ पे हो गया, कैटेगरी 2 हो गया, चलो ये वाला ब्रैकेट 70 to 80 वाला. ठीक है. तो उसकी मैं आपको बाद में एग्जाम देखते हो सारी चीजें बताऊंगा. अभी हाँ 24 to 26. सर आईपीयू के बारे में भी बता दो. तान्या बोल रही है सर आईपीयू के बारे में बता दो. आईपीयू जो भी बच्चा देना चाहता है, आईपीयू जो बच्चा देगा, तो आईपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, सर मैथ्स ऑनर्स इज गुड कोर्स. यस यस यस, इट इज अ गुड कोर्स एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. सर सब्जेक्ट करेक्शन विंडो में सब्जेक्ट ऐड या फिर चेंज होते हैं. हाँ देखो, जो करेक्शन विंडो आएगी ना बेटा, करेक्शन विंडो में आप सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स के अलावा सब कुछ चेंज कर सकते हो. मतलब जो आपने पर्सनल डिटेल्स फिल करी है वो चेंज नहीं होती, अदरवाइज सब्जेक्ट चेंज, सेंटर चेंज, वो सब होता है, हो जाता है. तो उसमें एक बार दोबारा से अपने सब्जेक्ट्स वगैरह देख लेना, मीडियम वगैरह देख लेना, वो चेंज होने का ऑप्शन होता है. सिर्फ आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं होगी चेंज. ठीक है. ऑल दो स्टूडेंट हु आर राइटिंग फॉर गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, तो फॉर दो स्टूडेंट आपके लिए आपको आईपीयू का एग्जाम देना होता है. अब आईपीयू का एग्जाम बीबीए के लिए होता है, बीकॉम ऑनर्स के लिए होता है, आपका हो सकता है बीसीए के लिए हो सकता है मास कॉम के लिए हो, तो उसे बीजीएमसी बोलते हैं. ठीक है. तो इसके जितने भी एग्जाम है उसमें मेजरली आपके 4 सेक्शन आते हैं मोटा मोटा. बेसिक, QA/LR, बेसिक जीके, बेसिक बीए वर्बल एबिलिटी. ठीक है. तो यही 4 सेक्शन आपसे जनरली पूछे जाते हैं. कुछ आईपीयू के एंट्रेंस में स्पेशलाइज चीजें पूछी जाती हैं. फॉर एग्जांपल बीसीए में कंप्यूटर
एप्लीकेशन पूछा जाता है, मास कम्युनिकेशन में मीडिया एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट 2-3 days आई विल शेयर यू वन एग्जाम मॉड्यूल, राइट। तो मैं आपको ना अभी 1 अप्रैल से पहले एग्जाम मॉड्यूल शेयर करूंगा सारे स्टूडेंट्स के पास, और उस एग्जाम मॉड्यूल में यही मैं उसमें मेंशन आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम के लिए क्या चीज टारगेट करनी है ना। जैसे क्रिकेट का मैच, क्रिकेट है गेम, अब क्रिकेट गेम में वी रिक्वायर्ड बैट एंड बॉल, राइट। बट टेस्ट क्रिकेट का अप्रोच अलग होता है, T20 का अलग होता है, वनडे मैचेस का अलग होता है। तो सेम आपको यही करना है। अगर आप मोटा मोटा देखो, फॉर एवरी एप्टीट्यूड एग्जाम यू हैव टू स्टडी मेजरली 4 थिंग्स। आपको क्यूए पढ़ना है, बेसिक एलआर पढ़ना है, बेसिक जीके पढ़ना है, बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ना है, बेसिक बीए पढ़ना है, वर्बल एबिलिटी पढ़ना है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, किसी एग्जाम में ये वाला पार्ट ज्यादा आता है, किसी एग्जाम में ये वाला पार्ट आता है, तो उसकी मैं आपको स्ट्रैटेजी एक एक मॉड्यूल शेयर करूंगा, ताकि जब आपका एग्जाम क्लोज हो आप उस वाले सेक्शन को ज्यादा प्रिपेयर करके जाओ। सर अगर 12th में सीएस ना हो तो बीसीए की जा सकती है। तान्या अगर आपके पास 12th क्लास में सीएस नहीं है तो आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आईपी यूनिवर्सिटी का बीसीए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर आई हैव परचेज्ड मनोहर पांडे, इट इज अ गुड बुक फॉर प्रैक्टिस। बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीके के लिए आप क्लास जो चल रही है वो करो, प्लस पोर्टल पे, जो आईएमएस पोर्टल पे आपके पास जो मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है उसे प्रैक्टिस करो, प्लस जो आईएमएस ने आपको बुक दिया उसे करो। इट इज मोर देन इनफ। इतना आप कर लोगे, आपको कोई दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं है। इट इज मोर देन इनफ। सर प्लीज क्लियर, आई सर्च दैट सीयूईटी के थ्रू भी आईपीयू में जा सकते हैं। उनकी वाली साई का क्वेश्चन ये है कि सर सीयूटी के थ्रू भी हम आईपीयू में जा सकते हैं। उसका आंसर है बेटा सी, आईपीयू ना सीयूटी को सेकंड प्रेफरेंस देता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है वो अपने जो उसका एंट्रेंस होता है। तो उसके जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो उसके अपने एंट्रेंसेस से फिल हो जाते हैं। तो आईपीयू में आप सीयूटी के थ्रू जा तो सकते हो, बट बहुत मेयर चांसेस होते हैं, मतलब बहुत मिनिमल चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज आपको किसके थ्रू मिलेगा? सिर्फ आपको सीयूटी के थ्रू, आईपी के जो एंट्रेंस है उसके थ्रू मिलेगा आईपीयू में। सर अगर सीट बचेंगी तो हाँ हाँ, वो मतलब सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तनु प्रिया सर बी एल एल बी फ्रॉम आईपीयू। बेटा बी एल एल बी करने के लिए आईपीयू में आपको फ्लैट का स्कोर वैलिड होता है, नंबर 1 प्रेफरेंस तो उसे देते हैं, और सेकंड प्रेफरेंस देते हैं वो आईक्यू के एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप सीयूईटी में जनरल टेस्ट जरूर ले लेना, आप एलिजिबल हो जाओगे। चलो अब हम क्लास को शुरू करते हैं भैया, क्लास भी करनी है ना। देयर लॉट्स ऑफ डाउट, आई विल टेक योर डाउट्स, नॉट टू वरी। यू नो आई विल टेक योर डाउट्स, नॉट टू वरी। सर इट इज ट्रू दैट, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, वहां पर नहीं है ऐसी कुछ कट ऑफ वाला चक्कर। चलो अब सेशंस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट मी स्टार्ट द सेशन नाउ, बिकॉज अल्टीमेटली पढ़ना भी तो है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर, इंडिया फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। अभी इंडिया का एक शहर है इंदौर। इंदौर आपने सुना होगा, काफी न्यूज में रहता है। क्यों रहता है? अपने क्लीनिनेस की वजह से रहता है, ठीक है। तो इंदौर एक इंडिया की सिटी है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी इंदौर इन मध्य प्रदेश, एंड दिस इंदौर इज इन न्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, राइट, एमपी। एमपी, इन एमपी वी हैव अ सिटी कॉल्ड एज इंदौर, राइट, इंदौर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में कोई पूछता है विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, विच इज अ क्लीनेस्ट सिटी of India? The answer is Indore. Indore is the cleanest city of India, क्योंकि हमारे इंडिया में 2014 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्वच्छ भारत अभियान, SBA। तो स्वच्छ भारत अभियान को हम बोलते हैं क्लीन इंडिया कैंपेन, राइट, क्लीन इंडिया कैंपेन। ये हुआ था क्लीन इंडिया कैंपेन।
तो बेटा क्लीन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी 2014 में। उसके बाद से क्या हुआ, 2016 ऑनवर्ड हम हर साल ये देखते थे कि कौन सा सिटी ज्यादा क्लीन है, क्लीन इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे जो वो है सीवेज ट्रीटमेंट है वो अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे प्लास्टिक का कम यूज होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती हैं। सर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम, हाँ बेटा रेगुलर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 27, राइट। तो इंदौर जो है लगातार 6 टाइम्स 7 टाइम्स आपका क्लीनेस्ट सिटी रहा है इंडिया का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इन स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन। और अब यहीं पर हम न्यूज लेके आ रहे हैं कि इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी कहां पर बना है, आपका इंदौर में बना है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अगेन द स्वच्छ भारत अभियान अर्बन इनिशिएटिव। और इसका एम क्या है, इसका एम है टू कन्वर्ट ग्रीन वेस्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो ग्रीन वेस्ट से वैल्यूएबल रिसोर्स बनाना, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड अगेन इट इज अ इनिशिएटिव दैट will help in what, that will help in environment protection। तो मैंने आपको बताया था जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाली न्यूज होती हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा इंडिया का पहला ग्रीन टू वेस्ट प्लांट, तो आंसर याद रखना, इट इज ऑफ अ पीपीपी मॉडल, इट इज सेटअप इन इंदौर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर कमेंट में टाइप करो दैट ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। अब ये जो बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ जैसे मैं साइंस का हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी साइंस स्टूडेंट हो सकते हो, या हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज हो, आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं हो। तो बेसिक टर्म होती है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स प्लस गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें बेटा प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट ये मिलके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। तो आजकल आप देखते हो दिस गुड मॉडल, आजकल आप ज्यादातर डेवलपमेंट देखोगे इट इज बेस्ड ऑन दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, राइट। तो पीपीपी मॉडल इज दिस। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर पीपीपी मॉडल की हुई बात हुई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात, हाँ बात हुई है, तो याद रखना 1991 में इंडिया ने स्टार्ट की थी व्हाट, न्यू इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडिया में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और बेटा इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वी हैव इंट्रोड्यूस व्हाट, एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट। एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेके आए, जिसमें एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो पीपीपी मॉडल भी ना उसी के बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर और सब आ गया। सर वी हैव टू लर्न द करंट अफेयर दैट कम डेली। बेटा आई रिक्वेस्ट काइंडली गो थ्रू दैट पार्ट, बस आप पढ़ लिया करो, वरना आप क्लास नोट्स बनाओगे बाद में जब मैं क्लासेस दूंगा उतना कर लोगे, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक यही उसी का एग्जाम्पल, राइट, याद रखोगे। तो अब चलते हैं, हाँ हाँ यूवी का आई विल शेयर द पीडीएफ, नॉट टू वरी, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई इशू नहीं होगा इन व्हाट, इन द फर्स्ट करंट अफेयर।
ठीक है, चलते हैं आगे इन द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर अभी आपने देखा है, शिवाजी इज अ न्यूज। ठीक है, तो याद रखना है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सर वेयर विल आई गेट द पीडीएफ? योर यू नो इट विल बी शेयर्ड इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप, नॉट टू वरी, राइट? तो शिवाजी के बारे में याद रखना, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ फादर ऑफ इंडियन नेवी, राइट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। और अभी क्या हुआ है, छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक टेम्पल इनॉग्रेट करा है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है, आपको जगह इतनी ज्यादा नहीं कोई पूछेगा, थाने में एक जगह है, थाने इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी रिसेंटली शिवाजी के नाम पर एक टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के किस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के ऊपर अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है? द आंसर इज शिवाजी, राइट? शिवाजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेवी। ये फैक्ट, ऐसा फैक्ट है किसी को पता नहीं है, बट यस, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। सर कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ पीपीपी? अभी किसी बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर पीपीपी के एग्जांपल। बेटा पीपीपी के बहुत सारे एग्जांपल, एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली आपने नोएडा वाला हाईवे देखा होगा, दिस नोएडा हाईवे टू आगरा, दिल्ली नोएडा आगरा हाईवे, इट इज एग्जांपल ऑफ पीपीपी मॉडल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जेपी ग्रुप, राइट? तो प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प से वो नो फिल बना है। तो ऐसे आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको पीपीपी मॉडल पे मिले। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में याद रखना, मोस्ट ऑफ द, यस वेरी गुड पार्ट, मोस्ट ऑफ द यू नो एयरपोर्ट्स आर दी पार्ट ऑफ पीपीपी। देखो पीपीपी से आप ना एक चीज समझो, जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, तो उसमें करोड़ ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्या होता है, एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट अपना जितना भी मनी है उसे इन्वेस्ट कर दे, उससे प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी रन करना है, गवर्नमेंट को अपनी और पॉलिसीज भी करानी है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बोलेगा, गवर्नमेंट कहता है प्राइवेट प्लेयर से कि आओ आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, हम आपको यहाँ पे लैंड प्रोवाइड करा के दे देंगे। तो फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का जो एक बर्डन है वो कम हो जाता है, प्राइवेट प्लेयर आके गवर्नमेंट को असिस्ट कर देते हैं, जो रियल यू नो इनिशियल जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्राइवेट प्लेयर फुलफिल कर देता है। और पीपीपी मॉडल में ना इस तरह के मॉडल्स होते हैं, जैसे एक मॉडल होता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। उसमें क्या होता है, बिल्ड करा प्राइवेट प्लेयर ने, ऑपरेट करा प्राइवेट प्लेयर ने। तो जैसे हाईवे टोल टैक्स लगाया, मतलब हाईवे बनाया तो उस पर टोल्स लगे, तो टोल कुछ ईयर्स के लिए प्राइवेट प्लेयर ने लिया, एंड देन बिल्ड भी करा, ऑपरेट भी करा, देन आफ्टर 15-20 ईयर्स वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जब उसे उसका एवरेज आ गया। तो इस तरह से यू नो जनरली आप देखोगे 90% कंट्रीज में जितनी भी यू नो वो है, व्हाट यू कॉल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो जनरली आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर ही डेवलपमेंट करती है। तो उससे ना दोनों फायदे हो जाते हैं, उससे डेवलपमेंट भी हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिल गया, गवर्नमेंट का प्रेशर भी कम हो गया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलो खैर, आते हैं आगे, शिवाजी के बारे में बात कर रहे थे, अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं शिवाजी की। शिवाजी की जो बैटल्स आपकी मुगल्स के साथ हुई थी, बिकॉज सर व्हाट सब्जेक्ट विल यू टीच अस? तो बेसिकली बेटा आई विल टीच करंट अफेयर्स, जीके पार्ट, also the humanities domain part, right? So I am currently handling the entire UG domain. तो यहाँ ये वाले सब्जेक्ट्स आई विल टेक केयर। ठीक है, तो अभी कोई पूछ रहा है सर आपका नंबर कहाँ से मिल सकता है? तो obviously I can't share my number, right? But if you have any doubt, I can share my official mail ID. You can mail me your doubts, not immediately, but definitely I will reply. तो मैं मेल पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी ऐसा डाउट है, एग्जाम रिलेटेड डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे से मेल कर लेना, क्योंकि आई कांट शेयर माय नंबर ऑब्वियसली, राइट? तो आप मेल मेरा लिख सकते हो, विदुर डॉट शर्मा, दिस इज माई ऑफिशियल
mail @ smartroots smartroots.co. Right, so this is my official mail account. तो आप इस पर if anybody is having any doubt you can post your doubt there. सर करंट अफेयर रोज या वंस इन वीक? बेटा अभी वंस इन वीक होंगे, बट इन व्हेन द बैच विल स्टार्ट वी विल हैव मोर फ्रीक्वेंट करंट अफेयर क्लासेस. सर इको एंड जनरल टेस्ट एज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. हाँ आप हाँ हाँ, तो आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. आप क्या पूछ रहे हो साए, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. ठीक है, तो राइट, तो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिवाजी के बारे में जो आपके एग्जाम में आ सकती है, स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकती है. ठीक है सर, डू वी गेट टू चूज द एग्जाम सब्जेक्ट ऑन द पर्टिकुलर एग्जाम डे? नो बेटा, पर्टिकुलर एग्जाम डे पे चूज नहीं करना होगा. आपको डेट शीट आएगी, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको सीयूटी की डेट शीट आ जाएगी. तो सबसे पहले याद रखना है 1657 के अराउंड कुछ मुगल टेरिटरी अहमदनगर और जुनार वाले एरिया में शिवाजी ने ऑक्युपाई कर ली थी. तो जब ऐसा करा था तो औरंगजेब ने उसे रिटेलिएट करा था. ठीक है, उसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब का एक बहुत ही मतलब एक आप बोल सकते हो क्लोज था सियस्ता खान. ठीक है, उनकी कंबाइंड फोर्स को हराया. ठीक है, उसके बाद शिवाजी ने बहुत सारे मुगल्स के ट्रेडिंग पोर्ट्स को भी हाईजैक किया. और फिर फाइनली एक ट्रिटी हुई, ट्रिटी ऑफ पुलंदर 1665 में. ये ट्रिटी ऑफ पुलंदर याद रखना. और इसमें पता है औरंगजेब एक्चुअली नहीं आया था, औरंगजेब के बिहाफ पे राजा जय सिंह, उन्होंने यू नो शिवाजी के साथ ट्रीटी करी थी. ये राजा जयसिंह वही हैं जिन्होंने जयपुर बनवाया है बाद में. ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पुलंदर याद रखना. ट्रीटी ऑफ पुलंदर एग्जाम में पूछ लेते हैं. इट वाज ऑल ऑफिशियली इट इज बिटवीन शिवाजी एंड औरंगजेब, बट टेक्निकली जो राजा जयसिंह थे वो आपके ट्रीटी करने आए. तो ये आपको याद रखना है. सेकेंड थिंग याद रखना कि जो शिवाजी की टेक्निक थी ना वो वॉर. सर वाई शिवाजी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेवी? हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ अभी. ये मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है, दैट वाई शिवाजी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेवी. और एक मिनट रुको जरा, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ. ठीक है, व्हाइट बोर्ड है ना? हाँ, देखो, आपने देखा होगा अगर आप इंडिया साउथ इंडिया देखो, if you see the western part of India, right? So this entire region, it is called as Deccan Plateau. Deccan, right? ये डेक्कन प्लेट्यू रीजन है. अब आप देखोगे जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है ना, जो प्लेट्यू रीजन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अनडूइंग सरफेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर द सरफेस वाज नॉट यू नो फाइन. यहाँ पे स्मॉल हिल्स भी हैं. इट्स नॉट लाइक द प्लेन एरिया जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देखते हो. तो यहाँ पर आप देखोगे मराठा एम्पायर में देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट्स एंड फोर्ट्स. इंपॉर्टेंस होती थी एक तो फोर्ट्स की और होती थी फोर्ट्स. फोर्ट्स यानी कि किले, पोर्ट्स यानी कि ट्रेडिंग पोर्ट्स, क्योंकि कोई भी किंगडम है वो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ट्रेड करता था. तो शिवाजी के टाइम पे जो ये पूरा रीजन है ना वेस्टर्न कोस्ट वाला इंडिया का, इसके ऑलमोस्ट फोर्ट्स और पोर्ट्स का कंट्रोल किस पे था, उन्होंने पोर्ट कंट्रोल करके नेवी को बढ़ावा दिया, मतलब नेवी को स्टैब्लिश कराया था. इसीलिए आप देखोगे हमारे लास्ट ईयर ऑन 4 को हमने अपना जो इंडियन नेवी का जो फ्लैग है उसे चेंज कराया और उसमें हमने शिवाजी का जो उस टाइम पे इंसिग्निया यूज होता था उसे यूज किया. और 4 दिसंबर को ही क्यों किया है? बिकॉज 4 दिसंबर को हम मनाते हैं व्हाट, नेशनल नेवल डे. और तुम्हें पता है इसी वजह से क्योंकि ये जो डेक्कन रीजन था ये एंडोइंग सरफेस था,
इसी वजह से शिवाजी टेक्निक was one of the finest technique in guerrilla warfare. शिवाजी was famous for guerrilla warfare. Guerrilla warfare होता है ना जिसमें अटैक करते हैं चुपचाप और फिर वापस पीछे हो जाते हैं। तो क्योंकि ये लोग ना मतलब मराठा आर्मी में जाते लोग ओपन फाइट नहीं करते थे बिकॉज वो अनडूइंग सरफेस, ठीक है। तो एक गोरेला टेक्निक इनकी बहुत फेमस थी शिवाजी, राइट। तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें याद रखना। सर कैन यू रिपीट द फ्लैग पॉइंट? यस। तो बेटा याद रखना इंडियन नेवी का जो फ्लैग है अभी रिसेंटली 4 दिसंबर को चेंज हुआ है, उसमें शिवाजी का इंसिग्निया यूज किया गया है बिकॉज शिवाजी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन। इसीलिए पता है एक बात, मैनी हिस्टोरियंस दे आल्सो यूज्ड टू से, हालांकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, मैं आपको ऐसी नॉलेज बता रहा हूँ। आपका जो 1761 में जो बैटल हुई थी ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हालांकि ये बैटल शिवाजी के टाइम पे नहीं हुई थी, लेटर जो मराठा रूलर्स थे उनके टाइम पे हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस बैटल में ना मराठा हार गए थे। तो जो हिस्टोरियंस है वो ये बोलते हैं इस बैटल में जो हारने का रीजन था ना वो सिर्फ इतना था, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी, इट्स जस्ट बिकॉज पानीपत वाज अ प्लेन एरिया। अब प्लेन, अब कोई एक प्लेयर है, उसे गोरेला वॉरफेयर की हैबिट है, और वो जैसे ओपन में फाइट करेगा तो वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे नॉट एबल टू विन। अदरवाइज टेक्निकली जो इनका, अगर अगर ये वॉर यहाँ पर होती ना डक्कन में, मराठा में, तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता था, देवर लाइक इनविंसिबल। तो ये एक इशू था, ठीक है। ट्रिटी ऑफ पुलंदर, ट्रिटी ऑफ पुलंदर बिटवीन शिवाजी एंड राजा जयसिंह, who was a representative of Aurangzeb that time. सर व्हाट इज गोरेला वॉरफेयर? गोरेला वॉरफेयर होता है बेटा, गोरेला टेक्निक होता है कि जैसे उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे ओपन फाइट नहीं करते कि इधर एक आर्मी खड़ी है इधर एक आर्मी खड़ी है। इन गोरेला वॉरफेयर स्मॉल ग्रुप वो अटैक करेगा चुपके से, एंड देन दे यू नो डिसअपियर। दिस इज कॉल्ड एज गोरेला टेक्निक। जनरली आप देखोगे शिवाजी की गोरेला टेक्निक फेमस है। फिर जो ऐसी कंट्री है, वियतनाम वॉर हुआ था वो गोरेला टेक्निक से हुआ था, बर्मा में गोरेला टेक्निक यूज हुई थी। तो काफी जगह जहाँ पे सरफेसेस, यस, अनएक्सपेक्टेड एम्बुश यू कैन से, ठीक है, एम्बुश करा मारा और भग गए, राइट। सर व्हाट डज इट मींस टू सैक ऑफ सूरत? बेटा इसका मतलब है सैक मतलब सूरत, मतलब कहते हैं ना जो अपने हिस्से में रख लिया, सैक कर दिया पूरा, ठीक है, सिंपल इंग्लिश वर्ड। चलो आ जाओ, तो शिवाजी के बारे में इतनी डिबेट हो रही थी तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो फेमस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस इतना याद रखना, ट्रीटी ऑफ पुलंदर, वो आपके स्टैटिक जी के पार्ट में ऐड हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मेरा आइडिया ये रहता है मैं करंट अफेयर्स के साथ आपको अवेयरनेस भी देता रहूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, वो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि ठीक है अभी भाई टेम्पल बनाए शिवाजी का, ये तो एक करंट अफेयर हो गया, लेकिन आपने टीटी ऑफ पुलंदर भी पढ़ लिया, वो आपको स्टैटिक में काम करा सकता है, राइट। तो आइडिया यही है कि भाई इजीली चीजें समझ में आनी चाहिए, बस इतना आइडिया रखते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे इंडिया में टाइगर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, राइट, वी शुड ऑल प्राउड ऑफ दिस थिंग। एंड हमारे इंडिया में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था 1973, राइट। यस वेरी गुड माधव, आपके नाम पर देखो नेशनल पार्क बन गया, ठीक है। तो याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था 1973। उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, हमारे इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल पार्क था जो डेडिकेटेड टाइगर्स के लिए था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन याद रखना ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये अराउंड अर्ली 90s में बना था। बट नाउ इसका नाम बदल गया है, नाउ इट्स रीनेम्ड एज व्हाट, इट इज रीनेम्ड एज रामगंगा नेशनल पार्क,
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए रामगंगा नेशनल पार्क कौन से एनिमल के लिए है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही नया नाम है, क्योंकि अगर आप जिम कॉर्बेट घूमने गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है रामगंगा। हम्म। क्लियर है क्या? हाँ। सर्वेश, जो आप बोल रहे हो ना कि सितंबर 2 को लिया था, ऐसा होता है, डिसीजन ले लिया कि 2 को लेना है 5 को लेना है, लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट करा जिस दिन हम नेवल डे मनाते हैं, राइट? कि जैसे जब नेवी परेड होती है तो उसमें पूरा, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, उसे पूरे डिपार्टमेंट में यूज करा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में, हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप नेवी डे, मेरा आइडिया था आपको नेवी डे भी पता। द रामगंगा नेशनल पार्क स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टाइगर, नॉट, यस मेजरली इट इज डेडिकेटेड टू टारगेट, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी एनिमल्स होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टाइगर्स के लिए। अब इंडिया में एक और नेशनल पार्क बन गया टाइगर्स के लिए, जो कि इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व हुआ है, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। कहाँ पर है? इंडिया के टाइगर स्टेट में ये बना है। कौन सा है इंडिया का टाइगर स्टेट? अगर आपसे पूछे इंडिया में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पर होती है, तो मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन आपकी मध्य प्रदेश में होती है, और यहीं पर 58 नेशनल पार्क बना है। क्लियर है बेटा? आपका क्या डाउट था? सर प्लीज टेल। सर आई डोंट नो मच अबाउट सत्याग्रह, आई डोंट नो व्हाई पीपल अप्रिशिएट हिम बट एट द एंड, they were ruling India. I don't know. मुझे दीक्षा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। So I just want to know why people appreciate him but the end they were ruling India. मुझे मतलब ये बात समझ नहीं आई। Sir kindly suggest any book for general knowledge of important dates. बेटा डोंट फॉलो एनी बुक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप रैंडमली कोई बुक पढ़ के पूरा याद कर लोगे। ठीक है? आपको जितना मैं बता रहा हूँ आप प्लीज उतना करते रहो। उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाओ, जो पोर्टल पे मॉक टेस्ट है। उसके अलावा अगर ज्यादा ही बुक पढ़नी है तो आईएमएस की जो जीके की बुक है वो पढ़ सकते हो, अपडेटेड है। पर मैं आपको बोलूंगा, डोंट, यू नो, उसमें मत घुसो बुक वाले पार्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आपको पढ़ना है अभी, है ना? जितना कम पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, वो ज्यादा हेल्पफुल है। अभी मैं आपको शीट्स भी कराऊंगा, करंट अफेयर्स की वर्कशॉप्स भी लूंगा, तो इतना कर लोगे काम हो जाएगा, क्योंकि लिमिट होती है ना कितना ऑब्जॉर्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको ना रिलेशन बना बना के बता रहा हूँ, तो इतना करते रहो, इट्स फाइन। ठीक है? आ जाओ। तो ये हमने करा माधव नेशनल पार्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इंडिया के कुछ फेमस पोर्टल ऑफ आईएमएस, बेटा आईएमएस पोर्टल। हाँ बेटा, 2-3 इयर्स बैक अंशी वो रीनेम हो गया था। ठीक है? 2-3 साल पहले रीनेम हुआ था, राइट? तो आ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो मैं सारी, हालांकि मैप में बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बोलूंगा याद करने के लिए, सिर्फ वही याद रखना, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर वही एग्जाम में पूछा जाता है। सरिस्का और रणथंबोर याद रखना। सरिस्का एंड रणथंबोर। सरिस्का एंड रणथंबोर बोथ आर इन राजस्थान। तो सरिस्का एंड रणथंबोर आप याद रख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो वो आपको याद आएगा। सरिस्का एंड रणथंबोर। सरिस्का एंड रणथंबोर बोथ आर इन राजस्थान। ये दो याद रखना। दुधवा, दुधवा याद रखना, इट इज इन यूपी। वाल्मीकि याद रखना, इट इज इन बिहार। मैं बहुत सारी नहीं बताऊंगा आपको, 7-8 बताऊंगा अभी। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखना, एक बनेर गट्टा है, बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटका। देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये बांदीपुर जो मैंने मेंशन किया है, ये आपको लग रहा हो केरला में, केरला में नहीं है, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है? बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क, इट इज अगेन फेमस फॉर टाइगर। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क, ये इधर है कान्हा, इट इज इन एमपी, कान्हा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन इंपॉर्टेंट है आपका, इंडिया बांग्लादेश में फैला हुआ है सुंदरबन, मेजरली इंडिया के वेस्ट बंगाल वाले पार्ट पे आता है सुंदरबन। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंद्रावती। इंद्रावती बेटा आता है छत्तीसगढ़। इंद्रावती एक
गोदावरी की ट्रिब्यूटरी का भी नाम, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखना। तो जितने भी ये मेंशन मैंने किए हैं, हाईलाइट किए हैं, दे आर दी मेजर टाइगर नेशनल पार्क्स जो हमारे इंडिया में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यू कैन नोट डाउन द नेम एज वेल एज द स्टेट, यू नॉट नीड नॉट टू रिमेंबर एवरीथिंग। ऑब्वियसली कॉर्बेट तो भूलोगे नहीं, जिम कॉर्बेट। आजकल जिम कॉर्बेट आपने नोटिस किया होगा, वहां पे डेस्टिनेशन मैरिजेस हो रही हैं जिम कॉर्बेट, है ना, नोटिस किया? तो वहाँ डीजे वगैरह इतना चलता है, टाइगर मिलते ही नहीं वहां, है ना, राइट। तो जिम कॉर्बेट में अब टाइगर से ज्यादा लोग मिलते हैं, है ना। जोक्स अपार्ट, इट इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, राइट। एंड ऑल दीज what you call tiger national park which I highlighted, kindly note down their name and state. सरिस्का रणथंभौर, इट इज इन राजस्थान। मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ, इट इज इन राजस्थान। दुधवा इज इन यूपी, वाल्मीकि इज इन बिहार, ठीक है। कान्हा में सबसे ज्यादा टाइगर है एमपी, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, एंड बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। इंडिया में मैं टाइगर पॉपुलेशन स्टेट वाइज बताऊं तो एमपी में सबसे ज्यादा है, स्टेट वाइज मैक्सिमम, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। राजा जी पंजाब में नहीं आता बेटा, राजा जी भी आपका उत्तराखंड में आता है, ठीक है। पर वो करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा जी आप जाओगे कभी उत्तराखंड तो वहां पे आ जाता है। चलो खैर, मिलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। इंद्रावती इस इन छत्तीसगढ़ पे था, ठीक है। ओके भावना, यस सर। वेयर इज बांदीपुर? बांदीपुर इज इन कर्नाटका। कर्नाटका में बहुत सारे हैं, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, नागरहोल है, पर उतने सारे याद नहीं है, राइट। ऐसे ही एमपी में बहुत सारे हैं, कान्हा है, पेच है, पर उतने नहीं याद करने होते, अब एक लिमिट होती है। आप 7-8 याद करके रखो, उसमें मैच द फॉलोइंग में आएगा, जो ऑप्शन नहीं होगा वो आप समझ जाओगे, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा नहीं, काम हो जाएगा। कान्हा एमपी, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है। आ जाओ। So next is UN80 initiative. What is this UN80 initiative? This initiative is recently released by the Journal of United Nations. तो अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 चल रहा है। कितने साल हो गए? 80 ईयर्स हो गए। तो इसीलिए इन्होंने क्या रखा नाम? यूएन इनिशिएटिव, 80 इनिशिएटिव। तो आपसे कोई पूछता है यूएन डे कब आता है? सर यूएन डे आता है 24 अक्टूबर 2019। 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूएन डे। क्यों सर? इस दिन ना यूएन बना, यूनाइटेड नेशंस बना। सर ये इनिशिएटिव का काम क्या है? इसका काम वही है कि बेसिकली दोबारा से लोगों को मोटिवेट करो, ग्रुप्स को मोटिवेट करो। इट्स बेसिकली टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन यूनाइटेड नेशन। फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, उन सबको ठीक करना है। तो बेसिकली ये दोबारा से जो यूएन के प्रिंसिपल्स हैं उसे एक तरीके से रिवाइव करने के लिए, हाँ, ये आपका ग्रुप जो है बना है, UN80 इनिशिएटिव। सर टाइम टेबल कभी ग्रुप में हाँ, टाइम टेबल बेटा आपको मिल जाएगा, है ना। टाइम टेबल आपको, वीकली टाइम टेबल आपको, जैसे 27 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 27 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, राइट। 31 मार्च से आपको 31 मार्च से आपको वीकली टाइम टेबल्स मिल जाया करेगा। तो काइंडली फॉलो दैट पार्ट, ठीक है। जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी ऑनलाइन होंगी, जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी ऑफलाइन होगी, है ना। तो सारा आपको सब डिटेल में आपको समझा दिया जाए। यस यस यस, वेरी गुड भावना, इज फ्रॉम पोर्चुगल, ठीक है, पर इतना ज्यादा एग्जाम में, हाँ, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे। तो ये मैंने आपको यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव के बारे में बता दिया। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे बेटा, वो आपको बता दिया जाएगा कब कब होगी,
ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ और देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन was established as I said after the second world war। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, और इसका नाम, मेजर एम यही था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई दुनिया में दोबारा से वर्ल्ड वॉर टाइप लड़ाई ना हो। इस ऑब्जेक्टिव से 24 अक्टूबर को 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनी। यूनाइटेड नेशंस के अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं, तो वी हैव जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस। अगर मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करूं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका द हेग, नीदरलैंड्स, राइट। द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर मैं यूनाइटेड नेशंस के P5 मेंबर्स की बात करूं, यानी कि वो मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वी कॉल देम एज P5 मेंबर्स। तो वी हैव कंट्री लाइक यूएसए, राइट, वी हैव कंट्री लाइक यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड कैन यू गेस द नेक्स्ट नेम? यूके, दैट इज चाइना। वेरी गुड, यस यस, चाइना। ठीक है, तो ये 5 देश आपके बोले जाते हैं P5 नेशन, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स। एंड देन वी हैव सम टेम्परेरी मेंबर्स। तो टेम्परेरी मेंबर्स में ध्यान रखना, टेम्परेरी मेंबर्स हमारे पास हैं 10, बट ये चेंज होते रहते हैं। दे चेंज आफ्टर एवरी 2 years। तो इनका टेन्योर बेसिक 2-2 साल के लिए रहता है, और हर 2 साल बाद ये चेंज होते रहते हैं। P5 का मतलब परमानेंट 5, वो 5 देश जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन, राइट। So like we already have UN, but still we not able to cope up with the war in modern scenario, keeping in mind of Ukraine, Russia. Yes, Tanupriya, it is very natural part that still, despite having United Nations, we not able to cope up with the wars. और इसका कहीं ना कहीं रीजन जो है ना, इसका कहीं ना कहीं रीजन है that still, although we say that we are not in a Cold War era, but still there is a ideological war। और ये P5 मेंबर, अब जैसे सपोज ये न्यूट्रल स्टैंड ले लेते हैं, कई बार यू नो यूनाइटेड नेशन बिल्कुल साइलेंट रहता है, वेदर इट इज कश्मीर इशू, क्यों ना हो, कश्मीर इशू पे वो लोग साइलेंट हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो P5 नेशंस हैं, दे नॉट एबल टू यू नो परफॉर्म देयर जॉब्स प्रॉपर्ली, बिकॉज इनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट छुपा होता है, राइट। बट अब वही है, ग्लोबल ऑर्डर पे आप ओपनली से बोल नहीं सकते हो, बट दिस इज द ट्रूथ। सर, does it mean that temporary member cannot be? No, no, it's not that, that 10 मतलब टोटल मेंबर 10 हो सकते हैं, जिसमें कि वो 2-2 साल के लिए हो सकते हैं, राइट। इट्स नॉट एक कि 10 साल का टेन्योर है, नो, इट्स नॉट एक दैट, टेन्योर विल बी ऑफ 2 years। ठीक है, तो है ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। आधी जगह तो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो गल्फ वॉर हो, अरब वॉर हुए हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे यूएस भी कोशिश करता है दैट ओके हम अपना रिसोर्स ले लें, तो यही सारी चीजें हैं। बट एज अ स्टूडेंट हमें तो पढ़ना है, तो वी शुड नो व्हाट इज P5, व्हाट आर द ऑर्गन्स, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक बात सबको क्लियर समझ आ रही है, तो एक बार जल्दी से यस सर कमेंट में आप मेंशन सर। in the all the countries can send the representative or only no, जितने भी यूनाइटेड नेशंस मेंबर होते हैं ना, वो अपने मेंबर शेयर कर सकता है, सेंड कर सकते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि P5 मेंबर्स ही कर सकते हैं, लेकिन P5 जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर्स होती है ना। तो ये एक चीज हो। सर प्लीज ऐड मी
in IMS portal. Beta, your the team behind the education advisor and all, they will help you out in that part, है ना? तो टेक्निकल वो ना आपको बता देंगे कैसे पोर्टल होता है सब कुछ, दे विल हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं, अभी आई है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, उसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, राइट? तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, अभी 2 दिन पहले ही आई है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पर रिलीज करी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, जो हैप्पीएस्ट नेशन है दैट इज फिनलैंड। हैप्पीएस्ट नेशन इज फिनलैंड। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया की रैंक आई है 118 among 147 countries. That if we miss any offline classes, we'll able to get a recording of that. बेटा रिकॉर्डिंग ऑफलाइन की नहीं मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है ना? ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ऑफलाइन तो आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस दे रहा है ना? तो ये आपको याद रखना है, ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी। एंड इन व्हेन द क्रैश कोर्स विल स्टार्ट, देयर विल बी अ बैकअप ऑप्शन, है ना? एक बैकअप क्लासेस आपकी रहेंगी, तो वो आप कर सकते हो। जैसे ना, वो बैकअप क्लासेस रहेंगी, मैं बता देता हूँ। बैकअप क्लासेस विल बी वाया ऑनलाइन मोड। लेट से आप फर्स्ट वीक ड्यू टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं आ पाए, तो आप बैकअप में वो वाले टॉपिक्स कवर कर लो। ठीक है, तो ये याद रखना है। सर, विल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी द मेन रीजन ऑफ लो हैप्पीनेस इंडेक्स? हाँ, you can say that, it can be the factor that has impacted। ठीक है, तो सर क्या सिंगल चाइल्ड कोटे में मार्क्स भी मिलेंगे? बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिंगल चाइल्ड कोटा का ना श्रुति, उसके लिए सीट रिजर्व होती है, तो एज सच ऐसे कोई मार्क्स एड ऑन नहीं मिलते। पर होता यह है कि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो उसमें आपकी कट ऑफ कम पर भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है सर, क्लासेस, यस यस, क्लासेस विल बी ऑफ 6 आवर्स, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हैप्पीनेस इंडेक्स याद रखोगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बोला, ये आया है कब? ये आया है हैप्पीनेस डे वाले दिन। तो हैप्पीनेस डे कब होता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं मार्च के करंट अफेयर्स, तो अभी आया होगा ना, 20 मार्च को ही आया, राइट? तो याद रखें 20 मार्च को हम हैप्पीनेस डे भी मनाते हैं। सर, एनी आइडिया व्हाट वी हैव टू राइट इन द एफिडेविट ऑफ सिंगल चाइल्ड कोटा, और फ्रॉम वेयर वी कैन नो अबाउट इट? बेटा सिंगल चाइल्ड जो कोटा होता है ना, वो आपको अभी क्या होता है, अभी आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया, तो सीयूटी के फॉर्म में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं आपसे। लेकिन जब आप सी सैस भरोगे, सी सैस पोर्टल होता है ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब पोर्टल आप फिल करोगे, जब आपका सीयूटी का आप अपना एप्लीकेशन, मतलब एग्जाम के बाद जब एडमिशन के लिए पोर्टल अप्लाई करोगे ना, वहां पे स्पेसिफिकली वो पूछेगा सिंगल चाइल्ड कोटा है क्या, वहां पर आपको सारी चीजें अपलोड करनी हो। ठीक है ना? तो जिनके पास भी ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू क्लेम रिजर्वेशन इन एनी ऑफ द काइंड, चाहे स्पोर्ट्स कोटा हो, चाहे रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कोटा हो, चाहे सिंगल चाइल्ड कोटा हो, जो भी आपका एक्सवाइजेड कोटा है, आई रिकमेंड यू काइंडली अपडेट योर पेपर्स। जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हो, मेक श्योर वो 2025 के हो, तो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर अप्लाई करो। ठीक है, वो आपको इजी हो जाएगी, तब के ऊपर मत करना, अभी आराम से बोल देना पेरेंट्स वगैरह, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हो गया 20 मार्च को। अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उसमें फिनलैंड नंबर 1 कंट्री बना है लगातार 8वीं बार। इंडिया की रैंक आई है 118। ये बच्चों वाली बात आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन की एक ब्रांच है, वेलबींग रिसर्च सेंटर, वो पब्लिश करती है, लेकिन उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स ड्राइव किस कंट्री ने करा, तो एक कंट्री है, इसका नाम है भूटान। तो भूटान में वो इकोनॉमिक इंडेक्स चेक नहीं करते, वो बोलते हैं हैप्पीनेस से हम कंट्री का डेवलपमेंट चेक करते हैं, इसीलिए बोलते हैं भूटान को वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये भी याद रखना। वो बोलते हैं हम लोगों के सेटिस्फेक्शन से मानते हैं कि हमारा देश बढ़िया चल रहा है। क्लियर है सर? व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ इंडिया लो इंडेक्स? ऑब्वियसली बेटा, पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजन, करप्शन इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, इसमें बेसिकली यही सारी चीजें देखी जाती है, हेल्थ सेक्टर कैसा है, इंफ्रा कैसा है, तो वो ये सारे रीजंस हैं लोग के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर मल्टीपल रीजंस ऑफ दैट, बट ऑब्वियसली considering the population size, still we are very much very better country in terms of the development part. Then how do we judge happiness index? Beta, we generally judge happiness index on the basis of you know गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, करप्शन कितना है कंट्री में, पोवर्टी कितना है, एजुकेशन रेट कितना है, ये सारे पैरामीटर्स का स्टैटिस्टिकली वो जज कर। ठीक है, तो ये सर, विल यू टेक offline classes also? Yes, I will take offline classes also. Sir, the class is still 9:30. Yes, 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 it is still 9:30. 8 to 9:30 में every Friday आपको मिलूंगा यहाँ पे, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब एक बार जल्दी से पहले बताओ, मजा आ रहा है ना आपको? ऐसे वो तो नहीं हो रहा कि यार इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, जीके में इतना पढ़ना होता है? आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? ये और जरा मुझे बताओ। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग वो शेयर, इट विल बी अगेन विल शेयर, है ना? आर यू कंफर्टेबल इन यू नो एबल टू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको ऐसे रटना नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पीपीटी वगैरह शेयर कर दूंगा, उसके लिए टेंशन मत। आ जाओ, चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संसद भाषणी। व्हाट इज दिस संसद भाषणी? संसद भाषणी बेटा ये इनिशिएटिव है इंडिया का। तो संसद क्या होता है? संसद इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट को। भाषणी किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है, राइट? दिस संसद भाषणी, दिस इज एआई ड्रिवन इनिशिएटिव टू सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा हमारा पार्लियामेंट में तमिलनाडु के एमपी भी हैं, हमारे पार्लियामेंट में यू नो केरला के भी हैं, पंजाब के भी हैं, यूपी के भी हैं, डिफरेंट स्टेट्स के एमपीज आते हैं। डिफरेंट स्टेट्स की लैंग्वेजेस अलग हैं, जरूरी थोड़ी ना जो यूपी वाला है उसे तमिल भी समझ आएगी। तो फॉर दैट दे हैव डेवलप्ड वन एआई ड्रिवन इनिशिएटिव। तो ये क्या होगा, इसका एम क्या है? जो पार्लियामेंट्री वर्क है उनकी एक्सेसिबिलिटी उन्हें बढ़ाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है अगर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है तो उन्हें इजीली वो एआई टेक्नोलॉजी से उसे चेंज करके उन्हें समझाएगा। तो उसने नाम दिया है संसद भाषण, ताकि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लैंग्वेज यू एबल टू डू द पार्लियामेंट्री वर्क इजी, और वो समझ में ही आए। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, संसद भाषण। ठीक है, तो आप देख रहे हो एआई जो है हमारे पार्लियामेंट में ही पहुंच गया है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई ड्रिवन? एआई ड्रिवन मतलब एआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ एआई ड्रिवन। ठीक है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में बच्चों वाली बातें याद रखना। हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ स्टेट, जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा, और एक होता है हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। हाउस ऑफ स्टेट में कितने मेंबर होते हैं? 250। हाउस ऑफ पीपल में लोकसभा में कितने होते हैं? 550 सीट्स होती है। ठीक है, राज्यसभा में जो 250 मेंबर्स होते हैं उसमें 12 मेंबर क्या होते हैं? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में प्रेसिडेंट कोई नॉमिनेशन नहीं करता। पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, कुछ
लोगो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता था, पर अब ये रूल खत्म हो गया है, तो यू कैन रिमूव दिस पॉइंट नाउ इन राज्यसभा, लोकसभा सॉरी, देयर इज नो नॉमिनेशन। ठीक है, याद रखना लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, और इसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, डायरेक्ट पीपल का। एनीबडी विद above the age 18 can vote, but in Rajya Sabha there is indirect election। तो मैंने आपको बेसिक पार्लियामेंट भी बता दिया, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ लेते संसद भाषणी से रिलेटेड। सर व्हाट इज मेती? बेटा मेती एक हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ है ना, आईटी। तो बेसिकली जो हमारा आईटी वाला पार्ट है वो एक उसकी जो मिनिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज मी, राइट। दैट डज इट मीन्स 550 सीट्स बट 20 represented? What does it means 550 seats but 20 representative? बेटा 20 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी के, मतलब यूनियन टेरिटरी से 20 लोग आपके आएंगे। ठीक है, तो दैट इज द केस। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? सर व्हाट डज चूज पर्टिकुलरली द एग्जाम डे? नहीं, देखो अगर आपको एग्जाम रिलेटेड या कुछ रिलेटेड डाउट्स है ना, मतलब आपको एग्जाम रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मैंने आपको मेल आईडी दिया है, आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको प्लीज मेल पर रिप्लाई कर, जैसे अभी भी आप लोग पूछ रहे हो ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ये सब, तो इस तरह का कोई भी डाउट होता है, anything related to education, anything related to college, anything related to, you know, your preparation part, I can help you in that part. So I've shared my mail ID, you can mail me, right? सर लोकसभा इलेक्शन में होती है 2 सीट्स एंग्लो इंडियन की होती हैं, सो बेटा देखो सुहानी, अब जो एंग्लो इंडियन वाली सीट्स है ना वो नहीं होती हैं। हमारे इंडिया में 2019 में आया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो हमने एंग्लो इंडियन वाली सीट्स को कंसीडर नहीं करा। टोटल सीट्स हमारी 550 हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, एक बार जब इलेक्शन होता है कुछ सीट्स हमारी पीओ के रीजन में रिजर्व है, वो सारी सीट्स फिल नहीं हुई, इसीलिए गूगल पे आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है 543, लेकिन टोटल सीट्स अगर आपसे कोई पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज 550। ठीक है, तो ये याद है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। देखो गूगल पर भी ना आधे आंसर सही नहीं होते मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे, आप ये जाके खुद चेक करना कि अरे सर आपको गूगल से ज्यादा पता है। मुझे गूगल से ज्यादा नहीं पता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन दीज थिंग्स कि गूगल पर सारे आंसर्स ठीक नहीं होते। फॉर एग्जांपल सर व्हाट इज मेल आईडी? हाँ बेटा मेल आईडी लिख लो, मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा, आप चेक करना ऐसे खुद एनसीईआरटी से मिला के। विधुर डॉट शर्मा @ smartroots.co.in। हाँ जी, तो आप बोल रहे थे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में गंगा ऑफ साउथ कावेरी को भी बोला हुआ है, कावेरी रिवर को भी, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो गंगा ऑफ साउथ आपको मिलेगा गोदावरी। हाँ, हाँ बेटा सही, इट इज अ, यस यस यस। सर प्लीज टेक माय क्वेरी। दर्शिका, आप प्लीज आप बताओगे आपकी क्वेरी क्या है? मैंने हाँ, आप एक बार प्लीज बेटा टाइप कर दो क्वेरी दोबारा। सर हाउ द सेटिस्फेक्शन इज कैलकुलेटेड इन भूटान? बेटा वहाँ के जो वो है ना भूटान में, भूटान में जो वहाँ की गवर्नमेंट है, तो वहां पे आप नोटिस करोगे, तो वहां पे आपको नोटिस, आप नोटिस करोगे वहां पे कि वहां पे लोग जैसा मतलब रिएक्ट करते हैं, वहां पे ऐसे कोई इकोनॉमिक पैरामीटर नहीं होता हैप्पीनेस के। ठीक है, हाँ, तो दक्षिण एग्जैक्टली फिर सेम आप देखोगे, आ, अगर आपसे एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, अगर आप बोलोगे इंडिया की हाईएस्ट पीक बताओ,
तो एनसीईआरटी में कंचनजंगा को हाईएस्ट पीक बोला हुआ है इंडिया की। लेकिन आप गूगल पे करोगे ना, तो गूगल पे कई जगह कंचनजंगा लिखा हुआ है, कई जगह के2 लिखा हुआ है। के2 का क्या सीन है, के2 आता है पीओके में, तो पीओके वाले वो मानते नहीं है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो देयर मैनी फैक्ट्स। हाँ, कहीं गूगल पे लिखा होगा कावेरी, वहां पे लिखा होगा दक्षिण गंगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ओवर द ईयर्स मैंने भी डाउट्स देखे हैं, और इस तरह के डाउट आते हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप प्लीज उस पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में यही एक्सेप्टेड होता है पैटर्न। तो जो एग्जाम वाला माना जाएगा वो हम देखेंगे। तो सर व्हाट इज द एक्चुअल पीक ऑफ इंडिया, बेटा ऑब्वियसली के2 हमारी हाईएस्ट पीक है। हम तो के2 को, हम पीओके थोड़ी ना मानेंगे, पीओके तो हमारा है, हम थोड़ी ना मानेंगे कि पीओके हमारा नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में पता है क्या होता है, ऐसे केस में हमें देखना होता है ऑप्शंस क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, हु इज बेटर गूगल और चैट जीपीटी, बेटा ऑब्वियसली अभी तो चैट जीपीटी से बेटर गूगल ही है, पर देखते हैं विद टाइम क्या बेटर होगा। सर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, उसने इसे रिपोर्ट को पब्लिश करा है। सर एक बार पार्लियामेंट वाला टॉपिक बता दीजिए। सर लेकिन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी में कंचनजंगा ही आता है, लेकिन बात डिस्प्यूटेड की तो है ही नहीं ना, बात तो ये है वो हमारा रीजन है, इट इज बीन ऑक्युपाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हाँ, वो अब ऐसे तो आप बोलो सर, अब पैंगोंग सो लेक है, पैंगोंग सो लेक 60% चाइना के पास आता है अभी, तो क्या हम उसे इंडिया का नाम माने? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जो पैंगोंग सो लेक है लद्दाख में, 60% अब चाइना में आ रहा है और स्काई चीन में आता है, तो शुड वी डोंट कंसीडर दैट? टेक्निकली तो हम बोलेंगे ना इट इज इंडिया, तो ये वाली चीज होती है। हाँ, एक बार पार्लियामेंट वाली स्लाइड ये देख लो बेटा, पार्लियामेंट वाली स्लाइड है ना, ये जो पॉइंट मैंने ना हटा दिए थे इस पे, ये इसलिए हटा दिए थे बिकॉज नाउ दिस दिस पैटर्न हैज बीन चेंज, मैंने इसलिए हटा दिया। सर सेम पाक ओवरराइड कश्मीर हमारा है। हाँ हाँ हाँ। सर क्लास कितनी देर में हो गई, एग्जाम है कल। चलो चलो चलो, वी आई थिंक वी आर 9:25 हो रहे हैं। चलो फिर एक काम करते हैं, यहीं तक कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम विच पार्ट। अभी हालांकि क्लास का कुछ पार्ट बचता था, पर आपने इनिशियली डाउट ले लिए थे ना, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कवर करेंगे। तो वी हैव कवर्ड टिल वेयर, वी हैव कवर्ड टिल पार्लियामेंट टुडे, भाषणी पोर्टल तक कराया हमने। फिर हम आगे इंडिया का फर्स्ट वो करेंगे। सर व्हाट इज द कोर्स वी कैन ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब, बेटा श्रुति इट डिपेंड्स विद टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब यू वांट टू ऑप्ट। तो जो भी आपका टारगेट है ये वाली गवर्नमेंट जॉब का, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन है आप मेल कर देना, मैं आपको मेल पे आंसर कर दूंगा, नॉट टू वरी, ठीक है। जिसको भी कोई एग्जाम रिलेटेड डाउट हो, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, पढ़ाई रिलेटेड डाउट हो, और लेकिन जो आपके रियल टाइम डाउट होते हैं ना, कोशिश करो उसे क्लास में ही खत्म करो। अगर ये टॉपिक रिलेटेड डाउट है, कोशिश करो क्लास में ही आप मेरे से पूछ लो, एंड वी आर, ठीक है। हाँ, लेकिन टॉपिक से हटके कोई डाउट है पढ़ाई वाले तो आप पूछ सकते हो। सर हमारा डिलिमिटेशन कमीशन टॉपिक भी अभी बचा है। हाँ हाँ, वो बेटा देखो आज भी कराना था, मैंने पीपीटी में डाला हुआ है वो टॉपिक, इफ यू सी इट इज देयर इन माय पीपीटी, यू नो, इट इज देयर, देखो फ्रोजन, उसके बाद ये रहा, पीपीटी में डाला हुआ था टॉपिक, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी हमारा टाइम ओवर हो गया। बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, तो विल कवर दैट पार्ट। ऑलराइट, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। जिसको को भी कोई डाउट है, यू कैन पोस्ट योर डाउट ऑन माय मेल आईडी अभी। हाँ हाँ, नाउ वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन, ऑल दोज हु आर हैविंग देयर एग्जाम काइंडली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और अभी किसी को डाउट है आप अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी टॉपिक रिलेटेड डाउट। राइट बेटा, मैं एक बार इनिशियल से स्लाइड दिखा देता हूँ कहाँ से शुरू करा था हमने। आज का सेशन हमने शुरू किया है फ्रॉम पीपीपी मॉडल्स, ठीक है। पीपीपी मॉडल से करा, उससे पहले आपके कुछ सीयूटी के डाउट्स थे वो मैंने केटर करे। बेटा ऑनलाइन क्लास एवरी फ्राइडे ऑनलाइन होगी, बाकी 27 से आपके सेशन। हम्म,
क्लास में कुछ रटना तो नहीं पड़ा? सही, इट इज फाइन, यू एंजॉय इट। सर आपने अपनी पहली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है? ऑब्वियसली आई हैव कवर्ड द करंट अफेयर। पीपीटी विल बी शेयर्ड इन दी पोर्टल, ठीक है, नॉट टू वरी, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, चलो अपना ध्यान रखो, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे, एंड एज आई से गो ऑल आउट फॉर द प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है, दबा के पढ़ाई करो, यू ऑल विल मेक इट, नॉट टू वरी। Yes, yes, yes. Those who don't have any doubt, they can leave. Uh, Daksh, which part you are asking? हाँ, कौन से पार्ट में पूछ रहे हो? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। बेटा उसमें अफगानिस्तान है, जो सबसे लास्ट में आप पूछ रहे हो ना लक्ष्य का, इट इज अफगानिस्तान, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट हो गई फिनलैंड, इंडिया आ गई 198 नंबर पे, 118, एंड लास्ट हो गई आपकी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है लास्ट पर, ठीक है। और एक दक्षित बेटा, एक बार आप प्लीज अपना क्वेश्चन, मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर आस्किंग, so kindly ask again, it will very helpful for me to answer. Yes, 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 Utkarsh, they will share you, recording will be provided, not to worry. Shivansh, which part you are asking beta? लास्ट पेज आप बोल रहे हो? तो बेटा यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट समझाया था, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट समझाया था, भाषणी, कि भाई हमारे पार्लियामेंट में भाषणी पोर्टल आया, ठीक है। चलो, ओके देन, सी यू सून, टिल देन स्टे ब्लेस्ड। सर इससे भी पहले वाला, ओके जस्ट अ सेकेंड, इससे भी पहले वाले में बेटा हमने कवर किया था हैप्पीनेस इंडेक्स। तो मैंने आपको बताया था हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई है, इसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया की 118 रैंक है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था। और सी यू सून, टिल देन स्टे बेस्ट, गुड लक एंड भाषणी बेटा जो है, हम जैसे हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग
यू नो लैंग्वेजेस से एमपी रीजन से एमपी आते हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो होता क्या है भाई, फंक्शनिंग में डिफिकल्टी आती है भाई, एक ही लैंग्वेज अलग है। तो भाषनी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है जिसकी हेल्प से ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, मतलब दे कैन इजीली चेंज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वो एआई कन्वर्ट कर देगा उसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है।